नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई। हंगामे की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों का परिचय भी नहीं करवा पाए, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। ये तस्वीरें मॉनसून सत्र के पहले दिन की हैं। पहले ही दिन दोनों सदनों में विपक्ष ने कई मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। इस हंगामे की वजह से पीएम मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए सदस्यों का परिचय दोनों सदनों में नहीं करवा पाए। आइए एक एक कर जान लेते हैं दोनों सदनों में कैसे पीएम मोदी को बोलने से रोका गया। पहले बात लोकसभा की। लोकसभा में जैसे ही पीएम बोलने के लिए उठे, वैसे ही विपक्षी सांसदों ने अलग अलग मुद्दों पर हंगामा शुरू कर दिया, जिस पर पीएम ने कहा कि विपक्ष दलित, किसान और महिला विरोधी है। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। यहाँ लोकसभा में हंगामे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे कांग्रेस को निशाने पर लिया। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। लोकसभा की तरह ही पीएम मोदी को राज्यसभा में भी विपक्ष के हंगामे का सामना करना पड़ा। इस हंगामे को देखकर ऐसा लगा कि जैसे विपक्ष चर्चा की मांग की जगह खुद चर्चा में आना चाहता है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं। ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं का गौरव इस प्रकार की विकृत मानसिकता पहली बार सदन ने देखी है। राज्यसभा में पीएम मोदी के साथ सदन के नेता पीयूष गोयल ने भी विपक्ष पर हमला बोला। पूरा देश इस दृश्य को देखकर आज पीड़ा करेगा कि जो हमारे ऊपर दायित्व उन्होंने दिया है उसको हम अच्छी तरीके से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। मैं कंडम करता हूँ इस प्रकार का व्यवहार मेरे साथी सदस्यों का और आपका भी अपमान जिस प्रकार से आज किया गया। बता दें कि मॉनसून सत्र के पहले दिन कई दलों ने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा को लेकर संसद में हंगामा किया था, जिसमें कांग्रेस सत्र के पहले दिन नियम 267 के तहत पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के मसले पर चर्चा कराना चाहता था। We should be prepared to discuss the number of issues from COVID mismanagement, the China situation, the farmers' protests, the price rise, the rising unemployment, the failure of the economy. There are so many issues to be discussed. If the government would agree to constructive discussions every day, the parliament would function in the way that the public expects. And the public wants their problems to be addressed by the government. Instead, the government wants to use parliament like a notice board. पूरे दिन हुए जोरदार हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा, उससे दूसरे दिन भी हंगामे की संभावना बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं। सदन का कोई भी सत्र जनता के लिए आहूत होती है। सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा होती है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये पहला मॉनसून सत्र है। ऐसे में जनहित के मुद्दों के लिहाज से ये बेहद अहम सत्र है। सदन की कार्यवाही पर पूरे देश की नजर टिकी रहती है और पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही विपक्ष से सार्थक, स्वस्थ और पॉजिटिव चर्चा की अपील की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विपक्ष कितने भी तीखे सवाल करे लेकिन सरकार की भी बात सुने। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की अपील विपक्ष पर बेअसर रहा और विपक्ष ने पहले ही दिन अपनी मंशा जाहिर कर दी। सदन में विपक्ष दलों को सवाल पूछने का हक है।
साथ ही शांत वातावरण में जवाब सरकार को देने का मौका भी देना चाहिए, क्योंकि सदन को ठीक से चलाने पर ही आम राय भी बनती है और सदन में हंगामा से देश की छवि भी खराब होती है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री जनता दरबार की। बिहार में 5 साल बाद दोबारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। आज पटना में सीएम आवास में आयोजित जनता दरबार में प्रदेश के कई इलाकों से अपनी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे लोगों ने सीएम के सामने अपनी बात रखी, तो शिकायतें सुनने पर सीएम भी पूरे एक्शन में नजर आए। फौरन संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन कर समस्या के समाधान का निर्देश दिया। परिजनों द्वारा सर महुआ कांड संख्या 138/2020 का है सर। हाँ, दहेज संबंधी बातों के लिए ससुराली परिजनों द्वारा मार दिया गया। पाल के दुकान उसी से परवरिश होता है, जबरन चेक करवाता है घर में, चार करके घर में दबंग लोग ऐसे करते रहते। रोते बिलखते ये वो फरियादी हैं जो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में अपनी शिकायत लेकर। हाल ही में जब नीतीश कुमार ने अरसे बाद फिर से जनता दरबार शुरू करने का ऐलान किया था, तो लोगों में उम्मीद जगी कि उनकी समस्या का समाधान फौरन होगा। तभी तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सैकड़ों फरियादी पहुंचने लगे हैं। सोमवार को लगाए गए मुख्यमंत्री जनता दरबार में रोहतास के कोचस से एक शख्स शिकायत लेकर पहुंचा। मुख्यमंत्री से आमने सामने हुई बातचीत में इस युवक ने खेती के लिए जब बिजली के तार की समस्या रखी, तो फौरन एक्शन में आए सीएम नीतीश ने विभाग के अफसर को फोन लगाकर शिकायत के जल्द निपटारे का निर्देश दिया। खेत के रास्ते से जा रहा, आपका कहना है कि उसको अलग करना चाहिए। खेत के रास्ते से जा रहा है, इसके चलते दिक्कत हो रही है आपको खेती में, यही न कह रहे हैं। ये आप कहाँ की बात बता रहे हैं? रोहतास में? रोहतास के कोचस ब्लॉक के जिला पंचायत के स्मार्ट पंचायत में सर उसका स्थान गाँव का ही है। बिजली वाले को लगाइए। आपका वायर डेड है ना, खेत से गुजर रहा है और जर्जर है, कह रहा है कि इसको जरा रिप्लेस कर दीजिए, बगल हटा दीजिए, खेती में दिक्कत हो रही है। शायद इन लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया जाए। जर्जर तार तो कहीं होना नहीं चाहिए। रिपोर्ट है कि जर्जर तार कहीं है ही नहीं, तो ये पूछ रहे हैं। पूरी बात समझ करके कार्रवाई कीजिए। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कई मुद्दों पर लोग शिकायत लेकर पहुंचे थे। किसी को नौकरी में धांधली की शिकायत थी, तो कोई दहेज हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान दिखा। लेकर आए हैं आंगनबाड़ी बाल विकास परियोजना के लिए। हम आंगनबाड़ी सेविका पदों के लिए हम भरे हुए थे, इसलिए 137 जब आया बिहार सरकार का सीट, उसमें 5% विकलांग का सीट है, तो उसमें विकलांग का सीट क्यों नहीं मिला? बहुत शौक सौदा के साथ हम अपने लड़की के शादी किए हुए थे सर, लेकिन एक गाड़ी के कारण, मोटरसाइकिल के कारण बेटी के लिए हम जगह जगह हम गए, हर पदाधिकारी के पास गए, हाजीपुर भी गए सर, पदाधिकारी से मिले, लेकिन अब 2 बरस हो गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। सीएम के जनता दरबार में एक मां करीब 5 महीने पहले अगवा की गई अपनी बेटी की फरियाद लेकर पहुंची थी। सीएम से मुलाकात नहीं होने पर वो बाहर सड़क किनारे धरने पर बैठ गई और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। सरस्वती पूजा के खुशी कुमारी को उठा के ले गया अमन कुमार दरवाजा पर से घर के। अमन कुमार कुछ नहीं, पुलिस कुछ करता था यहाँ पर या थोड़ा याद। ऐसे ही कई फरियादी सीएम के जनता दरबार में कई विभागों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। कुछ को मुख्यमंत्री से अपनी बात रखने का मौका मिला, तो कईयों को मौका नहीं मिलने से मायूसी हाथ लगी। वैसे बता दें कि 5 साल के बाद फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार की शुरुआत की है। 2016 में बिहार में लोक अधिकार कानून लागू होने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं। अगर आप भी दरबार में पहुंचना चाहते हैं तो बेहद आसान तरीके से आप जनता दरबार में पहुंचकर सीधे सीएम से अपनी बात कह सकते हैं। तो ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि इसके लिए आपको क्या करना होगा।
तो चलिए बताते हैं। जनता दरबार में शामिल होने के लिए एक ऐप बनाया गया है, JKDMM ऐप। इसके माध्यम से समस्या या शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं। इस ऐप का पूरा नाम है जनता के दरबार में मुख्यमंत्री और इसे JKDMM की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। JKDMM ऐप गूगल ऐप पर भी उपलब्ध है और आवेदन करने के लिए संबंधित लोगों को आधार संख्या और मोबाइल नंबर देना होगा। अगर किसी के पास अपना मोबाइल नहीं है तो वो किसी परिचित का मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। इस ऐप पर आवेदन जमा करने पर आवेदक को एक यूनिक संख्या उनके मोबाइल नंबर पर SMS और ईमेल के जरिए मिलेगा। इस यूनिक संख्या के माध्यम से आवेदक अपनी शिकायत की अपडेट स्थिति मोबाइल ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पास मोबाइल नहीं है वे BDO, SDO और DM कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मतलब लोग सीधे अपनी बात CM से कर सकते हैं। जनता दरबार में पदाधिकारी और मंत्री भी मौजूद रहते हैं। कोशिश होती है कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान हो जाए और ये हर महीने के पहले 3 सोमवार को दरबार लगता है और हर सोमवार को अलग अलग विभाग की समस्याएं ली जाती है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर और बड़ी खबर पटना से आपको बता दें। बकरीद को लेकर पटना DM चंद्रशेखर सिंह का बड़ा निर्देश आया है। घरों में ही अदा की जाएगी बकरीद की नमाज। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बकरीद को लेकर पटना DM चंद्रशेखर सिंह का बड़ा निर्देश आया और घरों में ही अता की जाएगी बकरीद की नमाज। कोरोना को लेकर मस्जिद में नहीं की जाएगी बकरीद की नमाज अता और सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी कार्यक्रम के आयोजन पर रोक रहेगा। धार्मिक स्थलों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं और अफवाह फैलाने वाले पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश और थाना और अनुमंडल स्तर पर शांति समिति की बैठक हुई है। अब खबर को समझिए। दरअसल कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अभी भी जो केस है उसमें इजाफा हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ी है, लेकिन तीसरी लहर भी दस्तक दे चुकी है। महाराष्ट्र और केरल में फिर मामले बढ़ रहे हैं। दरअसल अनलॉक होते ही कई राज्यों में बाजारों में भीड़ दिख रही है और ऐसी तस्वीरें हर रोज आती है जहां बाजारों में भीड़ नजर आती है। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही तीसरी लहर की तबाही ला सकती है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लापरवाही ठीक नहीं है। PM नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से अपील की है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। हम सभी को समझना होगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और सतर्कता अभी भी बेहद जरूरी है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। बिहार के कई जिलों में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कहीं घरों में पानी घुसा है, वहीं कहीं जलस्तर में कमी के बाद नदियों में कटाव तेज होने से लोग दहशत में हैं। तस्वीरें दरभंगा के बिरौल अनुमंडल इलाके की है, जहां बाढ़ का पानी नए इलाके में तेजी से फैल रहा है। हालात ये है कि SDO परिसर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। ऐसे में फरियादियों को गेट के बाहर से ही लौटना पड़ता है। पश्चिमी इलाके में जीवछ नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से आने वाले समय में लोगों की मुसीबत और भी बढ़ सकती है। कार्यालय एवं आवासीय कार्यालय में आपको दिख रहा है कि पानी घुसा हुआ है। लोग दूर दराज से आते हैं, यहाँ इस पानी को देख के ही लौट जाते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी के ही घर में पानी घुसा हुआ कहाँ है नहीं है। समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक के निचले हिस्से में बसे गाँव में भी स्थिति विकराल है। शिवैसीपुर में बूढ़ी गंडक ने तबाही मचाई है। लोग अपने घरों को छोड़कर बांध पर रहने को विवश हैं। गांव के कुछ लोग पुस्तकालय, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल में शरण ले रखी है। यहाँ पर क्या स्थिति है बाढ़ का? बहुत बड़ा स्थिति को खराब स्थिति है। अच्छा, कहाँ से अभी आप लोग आ रहे हैं? गाँव घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं पुस्तकालय में। अच्छा, तो क्या स्थिति है? पानी कितना है? पानी भर डाल घर में है। अच्छा, तो खाने पीने में भी असुविधा होती है? बहुत असुविधा होता है, कभी सोते हैं, कभी खाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। पूर्वी चंपारण के सुगौली में सिकरना नदी के कटाव से लोग खौफजदा हैं। ग्रामीणों के मुताबिक नदी की धारा पश्चिम से पूरब की ओर बह रही थी, लेकिन इस बार नदी की धारा दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गई है, जिससे मुसीबत बढ़ गई है। मंदिर से बहुत आगे हम थे, अभी मंदिर इसके बाद जो आप आए हैं इसके बाद में ये मंदिर जाना शुरू कर दिए है। यहाँ देखिए, यहाँ जो मंदिर है
वो काटना शुरू कर दिया है। इसके बाद अब हमारे घर से हम लोग बेघर हो जाएंगे। बेतिया में बार बार बाढ़ आने से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। मझौलिया प्रखंड में पहले बारिश और अब बाढ़ ने उनके बिचड़े को बर्बाद कर दिया है, जिसके बाद किसानों ने मदद की गुहार लगाई है। ये 3 बेर बाढ़ आ चुकल, दोबारा फिर खेत रोपाता, दूसरा काली खेत रोपाता, 3 बेर बाढ़ आ चुकल, सब दवा दलवा फिर दोबारा खेत हम के रोपता निशान। बहुत ज्यादा क्षति भइल बाटे। खगड़िया में चौथम प्रखंड के अग्रहण गांव में बागमती नदी ने कटाव शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीण डरे हुए हैं। कटाव के चलते करीब 6 से ज्यादा घर पानी में समा गए हैं। डरे सहमे लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास, समस्तीपुर से मुकेश कुमार, मोतिहारी से मुकेश कुमार, बेतिया से प्रफुल्ल कुमार के साथ खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, बिहार के कई इलाकों में खासकर उत्तर बिहार में लगातार बारिश हो रही है और राज्य की कई नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि हो रही है। उत्तर बिहार के तकरीबन 11 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बाढ़ की वजह से लोग ऊंची स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। नदियों के कटाव की वजह से भी कई गांवों का अस्तित्व में खतरा मंडराने लगा है। अभी पूरी बरसात का मौसम बाकी है, हालांकि सरकार इंतजाम को लेकर पूरी तरह से तैयार भी है। पीड़ितों को कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल भी रखा जा रहा है और हर घंटे बांधों की निगरानी भी की जा रही है। बांधों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी खतरे की जानकारी पहले हो। और सीएम कई प्रभावित जिलों का एरियल सर्वे भी कर चुके हैं। सभी डीएम को अपने अपने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने का भी निर्देश दिया गया था। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। इधर मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एईएस से एक बच्ची की फिर मौत हो गई। एईएस से एसकेएमसीएच में अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में एईएस बीमारी ने एक और बच्ची की जान ले ली। मोतिहारी के मझौलिया की रहने वाली बच्ची को 16 जुलाई को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था। अब तक एसकेएमसीएच में 9 बच्चे एईएस से दम तोड़ चुके हैं। 2 दिन पहले जिन 6 संदिग्ध एईएस पीड़ित बच्चों को पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया, उनमें से 2 में एईएस की पुष्टि हुई है, जबकि 4 बच्चों का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बता दें कि इस साल कुल 42 बच्चे एईएस से बीमार हो चुके हैं। इनमें से 5 बच्चे अभी भी एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती हैं। चमकी बुखार हो जाए तो क्या करना चाहिए? बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पिलाते रहें। तेज बुखार होने पर शरीर को पानी से पोंछें। डॉक्टर की सलाह पर ही कोई दवा दें। तेज रोशनी से बचाने के लिए बच्चों की आंखों को पट्टी से ढक दें। मरीज को बाएं या फिर दाएं करवट लेटाकर डॉक्टर के पास ले जाएं। खबर को समझिए, एड्स का पूरा नाम एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम है। एड्स को दिमागी बुखार भी कहा जाता है और एड्स का खतरनाक वायरल बीमारी है। इसके होने से खून में शुगर और सोडियम की कमी हो जाती है। रोगी में सिर दर्द, बुखार, थकान और मिर्गी जैसे लक्षण आने लगते हैं। अभी तक इसके सही कारण का पता नहीं चल पाया है। समय पर इलाज नहीं होने से बच्चों की मौत हो जाती है। 2019 में एड्स से 150 बच्चों की मौत हो गई थी। चले बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो कि बड़ी खबर बिहटा से है, जहां 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर के बाद एक कार में आग लग गई और देखते ही देखते ये कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। वहीं इस हादसे में कार सवार 3 लोग बाल बाल बच गए। कार में आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश की और थाने को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग को अपने काबू में कर पाई। बताया जा रहा है कि टक्कर मारकर ये कार भाग रही थी। इसी दौरान गाड़ी में आग लग गई। तो फिलहाल खबर तो समझिए में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।